प्रिसीजन और एक्यूरेसी होने के बाद और कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जैसे सेंसिटिविटी है, रीडेबिलिटी है, रिपीटेबिलिटी है और रिप्रोड्यूसिबिलिटी है। तो ये 4 पॉइंट्स अभी कवर करने हैं। सेंसिटिविटी के बारे में मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ कि आप कहते हो कि अगर आपका कोई दोस्त है, वो क्या हो जाता है, अगर उसको थोड़ा भी कुछ बात किया तो वो जल्दी से मतलब उसका मूड चेंज हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो उसको आप क्या कह सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। अगर उसको कुछ ऊपर नीचे थोड़ा बोल दिया तो वो जल्दी से रोने लगता है या रूठ जाता है। तो इसको क्या कह सकते हो आप, सेंसिटिविटी कह सकते हो। सेम आपके इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी वैसे ही है। अगर आप इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किस चीज़ के लिए कर रहे हो, कुछ मेजरमेंट के लिए कर रहे हो, लेकिन अगर आप कुछ क्वांटिटी मेजर कर रहे हो और उसमें अगर क्वांटिटी मेजर करते वक्त अगर आप उसका थोड़ा भी उसमें इनपुट में चेंज हो गया है, तो आपके आउटपुट में भी अगर इमीडिएटली चेंज हो रहा है तो उसको आप क्या कह सकते हो, सेंसिटिविटी कह सकते हो। उसका एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। अगर आप किसी किराना दुकान पे जाओगे और वहाँ पे आप शक्कर लेने जाओगे, तो उसका जो वेइंग स्केल रहता है वो ओपन टू एटमॉस्फेयर रहता है, उसको ऐसे कुछ ये नहीं, और वो क्या करता है, आपको जो शक्कर है वो गिन के देता है। लेकिन वही अगर आप किसी सोनार के दुकान पे जाओगे तो आप देख सकते हो उसका जो वेइंग स्केल है वो ऐसे ओपन टू एटमॉस्फेयर होता है क्या? नहीं, वो चारों तरफ से ग्लास से क्लोज होता है और उसके साथ साथ उसको एक छोटा सा डोर भी रहता है कि जो क्या करता है, उसके अंदर कुछ सोना रख के उसको वापस से क्लोज करता है। ऐसे क्यों? क्योंकि ऊपर आपका फ़ैन चालू है, उसका जो फ़ैन का प्रेशर है वो भी अप्लाई होकर आपका कुछ मेजरमेंट के लिए डिफरेंस आ सकता है। इसके लिए क्या है, सेंसिटिविटी एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात है कि जो इंस्ट्रूमेंट में होनी चाहिए। लेकिन अगर इंस्ट्रूमेंट बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है वो भी चलेगा नहीं, क्योंकि कैसा है, अगर आप इंस्ट्रूमेंट पे कुछ मेजर कर रहे हो और वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है, उसकी रीडिंग बहुत ज़्यादा कम ज़्यादा हो रही है, तो क्या होगा, आप उसका रीडिंग बराबर से ले नहीं सकोगे। तो ऐसा ही है, सेंसिटिविटी के बारे में कुछ बेसिक था। अभी मैं किताब में जो कुछ है वो पढ़ के सुनाता हूँ आपको। It refers the ability of measuring device to detect small variation in a quantity being measured। मतलब क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट का एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो क्या करता है, अगर स्मॉल क्वांटिटी भी आपका चेंज होता है इनपुट में, तो वो क्या करता है, आउटपुट में आपको इमीडिएटली दिखाता है। हायर द एबिलिटी ऑफ सच डिटेक्शन ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट, मोर सेंसिटिव इट इज़। अगर उसका ये एबिलिटी जो है वो ज़्यादा है तो आपका इंस्ट्रूमेंट क्या है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। But if the instrument are made more sensitive, they are easily affected by external effects such as temperature variation, vibration, etc., which affect the accuracy and precision of the instrument। उनका बोलने का मतलब ये भी है कि अगर आपका इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहा तो वो आप जब उसके ऊपर कुछ मेजरमेंट कर रहे हो तो टेम्परेचर का भी उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है, आजू बाजू में जो कुछ वाइब्रेशन वगैरह हो रहा है उसका भी उसके ऊपर इफेक्ट आ सकता है। If an instrument is more sensitive than requirement, it becomes difficult for operator to obtain a reliable reading। जैसे मैंने पहले भी बताया था, ये था सेंसिटिविटी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन आता है रीडेबिलिटी का। रीडेबिलिटी के लिए मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि कंसिडर करो आपके गाड़ी का एक स्पीडोमीटर है। स्पीडोमीटर में कैसे रहता है, 0, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर, फिर 10, फिर 15, 20, 25, 30 ऐसे रहता है। लेकिन वही कंसिडर कर लो, आपका गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है, जो पहले एनालॉग टाइप स्पीडोमीटर रहते थे, उसमें क्या अगर ऐसा हुआ, समझो 0 है, 0 के बाद सीधा 30 है, 30 किलोमीटर पर आवर, फिर उसके बाद सीधा 70 है, और आपका अभी जो कंसिडर कर लो आपका ये स्पीडोमीटर है और ये आपका इंडिकेटर है। पहले 30 था, उसके बाद सीधा 70 है और फिर यहाँ पे 90 है। अभी आपने गाड़ी का एक्सीलेटर दबा के, मतलब एक्सीलेटर मूव करके उसको क्या कर लिया, ये जो इंडिकेटर था यहाँ पे ऐसे यहाँ पे आ गया, गाड़ी का स्पीड इंक्रीज होके। तो आप कैसे बताओगे कि आपका गाड़ी का स्पीड कितना है? बराबर है, वही मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ भी होता है कि आप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में जो आपका इनपुट वैल्यू है उसको वो कितने रीडेबल फॉर्म में आपको आउटपुट बोल के दे रहा है, उसको क्या कहते हैं, रीडेबिलिटी कहते हैं। इट रिफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग डिवाइस टू हैविंग इट्स इंडिकेशन कन्वर्टेड टू मीनिंगफुल नंबर। ठीक है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है उसका क्या एबिलिटी है कि जो आप क्वांटिटी मेजर कर रहे हो उसके मीनिंगफुल नंबर में कन्वर्ट करके आपको दिखाए।
टू मेक माइक्रोमीटर मोर रीडेबल दे आर प्रोवाइडेड विथ वर्नियर स्केल। अगर आपका माइक्रोमीटर आप देखोगे, अभी प्रैक्टिकल में जाओगे तो आप देख सकते हो कि माइक्रोमीटर जो है, माइक्रोमीटर पे क्या रहता है, एक थिम्बल पे रीडिंग रहते हैं और उसके साथ नीचे मेन स्केल पे भी रीडिंग रहती है। तो जो थिम्बल पे जो रीडिंग है आपके, वो क्या करती है, आपको मोर एक्यूरेट रिजल्ट लेने के लिए हेल्प करती है, मोर रीडेबल। सेंसिटिविटी एंड रीडेबिलिटी आर प्राइमरली एसोसिएटेड विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। वो क्या, उनका बोलने का मतलब ऐसे है कि सेंसिटिविटी और रीडेबिलिटी है, ये जो क्या है, प्राइमरी एसोसिएटेड विथ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, वाइल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी आर एसोसिएटेड विथ मेजरिंग प्रोसेस। उसके बाद आता है रिपीटेबिलिटी। अभी रिपीटेबिलिटी और रिप्रोड्यूसिबिलिटी ये दोनों भी एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इसमें क्या है, आपको क्या करना है कि उसका दोनों का कंसेप्ट समझ के लिए लेने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, दो बंदे लेने पड़ेंगे जो क्या कर रहे हैं, एक जॉब का क्या कर रहे हैं, वो रीडिंग ले रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन देख लेते हैं, बाद में वो एग्जाम्पल आपको मैं बता देता हूँ कि रिपीटेबिलिटी, द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द आउटपुट रीडिंग कंसिस्टेंटली व्हेन द सेम क्वांटिटी इज मेजर्ड number of times under identical condition, that is same observer, same instrument and same environmental condition। कंसिडर कर लो ये बंदा है, ये एक रूम में है यहाँ पे, ठीक है। मैंने क्या किया, उसको एक ऐसे एक शाफ्ट दिया उसको मेजरमेंट के लिए। सेम मैंने उसको क्या किया, एक इंस्ट्रूमेंट भी दिया उसको मेजर करने के लिए। तो वो क्या कर रहा है, मतलब द एबिलिटी ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट टू रिपीट द आउटपुट रीडिंग consistently when same quantity is measured number of times under identical condition। अभी ये पर्सन एक ही है, क्वांटिटी भी क्या है, एक ही है, इंस्ट्रूमेंट भी एक ही, रिपीट हो रहा है क्या नहीं, और वो जो जगह है वहाँ पे जहाँ पे वो मेजर कर रहा है वो भी एक ही है। तो अगर ये जॉब का रीडिंग एक जैसा आएगा, कंसिडर कर लो उसका रीडिंग वापस 100 आ रहा है, तो उसको क्या कह सकते हो आप, रिपीटेबिलिटी ऑफ द दैट इंस्ट्रूमेंट कह सकते हो। अगर ये इंस्ट्रूमेंट की ये रीडिंग्स अगर सेम नहीं आ रही है, ठीक है, तो आप कह सकते हो कि इसकी ये इंस्ट्रूमेंट की रिपीटेबिलिटी अच्छी नहीं है। उसके बाद आता है रिप्रोड्यूसिबिलिटी। रिप्रोड्यूसिबिलिटी का डेफिनेशन है द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी व्हेन इंडिविजुअल मेजरमेंट्स आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर्स बाय डिफरेंट मेथड्स यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन। यहाँ पे क्या था, एक ही बंदे ने एक ही इंस्ट्रूमेंट के साथ एक ही वर्क पीस पे अलग अलग रीडिंग्स ली उसने वही कंडीशन में, तो आपका जो कुछ आएगा उसको क्या कहते हैं, रिपीटेबिलिटी कहते हैं। और यहाँ पे क्या है, पर्सन्स अलग अलग है, पर्सन्स अलग अलग है, हर एक का इंस्ट्रूमेंट अलग है, ठीक है, लेकिन उसका जो इंस्ट्रूमेंट अलग अलग, लेकिन जॉब जो है वो सेम ही है। द क्लोजनेस ऑफ एग्रीमेंट बिटवीन द रिजल्ट ऑफ मेजरमेंट ऑफ द सेम क्वांटिटी व्हेन इंडिविजुअल मेजरमेंट आर कैरिड आउट बाय डिफरेंट ऑब्जर्वर बाय डिफरेंट यूजिंग डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट अंडर डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है, उसको क्या कह सकते हो आप, रिप्रोड्यूसिबिलिटी कह सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट्स है उसमें एरर वगैरह है, कैलिब्रेशन है, ट्रेसेबिलिटी है, ये जो पॉइंट्स है मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर लेता हूँ। अभी के वापस जो लेक्चर कंटिन्यू हो रहा है उसमें देखेंगे कि फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। अगर आपको एक कोई तो भी जॉब है उसको आपको अगर मेजर करना है तो आप उसका जो सिलेक्शन है, फैक्टर टू बी कंसिडर फॉर द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट, इसके ऊपर बात करेंगे, ठीक है। तो पहला जो फैक्टर है क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, आपको क्या क्वांटिटी मेजर करनी है, लेंथ है, हाइट है, एंगल है, उसके हिसाब से क्या करना पड़ेगा, आपको इंस्ट्रूमेंट का सिलेक्शन करना पड़ेगा। उसके बाद मेजरिंग रेंज ऑफ इंस्ट्रूमेंट, मेजरिंग रेंज कितना है, अगर कंसिडर कर लो आपके पास एक शाफ्ट है, उसका लेंथ है 300 mm और उसको क्या कर रहे हो, आपके पास जो स्केल रहती है वो कितनी होती है, 300 सेंटीमीटर कंसिडर कर लो उसको,
और आपके पास जो स्केल है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर की स्केल है, तो उसके साथ आप इसको मेजर कर सकते हो क्या? नहीं। तो मतलब आपका जो रेंज है इंस्ट्रूमेंट का वो भी आपको पता होना चाहिए। अगर प्रैक्टिकल में आप जाओगे तो आप देख सकते हो कि वर्नियर का 300 mm होता है। उसके बाद फिर जो माइक्रोमीटर रहते हैं, माइक्रोमीटर के ऊपर भी वहाँ पे लिखा वाला रहता है कि कुछ माइक्रोमीटर ऐसे इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे उसका रेंज लिखा है 0 to 25 mm। मतलब उसका जो रेंज है उसका, उसके अंदर जो जॉब फिट बैठेगा वो कितना 0 to 25 mm तक का ही आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो, उसके आगे नहीं। प्रिसीजन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, आपका जो मेजर क्वांटिटी है, जो आप क्वांटिटी मेजर करना चाहते हो उसके लिए उसका प्रिसीजन कितना चाहिए, उसके ऊपर के भी आप उसको मेजरमेंट कर सकते हो। जैसे आप देख सकते हो कि वर्नियर है, उसके बाद माइक्रोमीटर है। माइक्रोमीटर क्या है कि आपका माइक्रोमीटर बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है और प्रिसाइज भी है। जैसे वर्नियर उससे थोड़ा सा उसका जो लिस्ट काउंट है वो कम है। तो आपको अगर हायर लिस्ट काउंट के इंस्ट्रूमेंट ये चाहिए, मतलब आपको जो रीडिंग है वो अच्छी तरह से चाहिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, माइक्रोमीटर यूज़ करना पड़ेगा, वर्नियर नहीं। सेंसिटिविटी एंड रीडेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने पहले भी कहा है सेंसिटिविटी क्या होता है और रीडेबिलिटी क्या होता है। उसके बाद ईज़ ऑफ ऑपरेशन एंड एक्यूरेसी। ईज़ ऑफ ऑपरेशन मतलब क्या, उसको आप कितने इजीली उसको चेक कर सकते हो। अगर उसको चेक करने के लिए आपको बहुत वो इंस्ट्रूमेंट कॉम्प्लेक्स है तो उसके ऊपर आप उसका रीडिंग जल्दी से नहीं ले सकते हो, और टाइम कंज्यूमिंग है वो। उसके बाद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड, वो इंस्ट्रूमेंट को कितने दिनों के बाद मेंटेनेंस रिक्वायर्ड है या कैलिब्रेशन रिक्वायर्ड है, उसके ऊपर भी सिलेक्शन डिपेंड करता है। डिज़ाइन एंड कंस्ट्रक्शन डिटेल्स, उसका डिज़ाइन कैसा है और कंस्ट्रक्शन डिटेल्स क्या है उसके। उसके बाद कंपैटिबिलिटी, मतलब उसको आप कितने इजीली हैंडल कर सकते हो। और कॉस्ट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि उसका कॉस्ट कितना है। ठीक है, आप वो अगर कंसिडर कर लो कि एक छोटा सा फैब्रिकेशन शॉप में आपका फैब्रिकेशन शॉप है, तो उसके लिए आप, और उसको आपको शीट का थिकनेस मेजर करना है, तो वहाँ पे आप माइक्रोमीटर नहीं लोगे क्योंकि माइक्रोमीटर की कॉस्ट ज़्यादा जाएगी। वही आपको वर्नियर पे भी काम चल जाएगा, तो आप क्या करोगे, वर्नियर के साथ जाओगे, क्योंकि उस आपको क्या है कि फैब्रिकेशन में इतना उसको आपको एक्यूरेट रीडिंग नहीं चाहिए होता है। तो ये फैक्टर्स थे आपके। उसके बाद प्रिकॉशन वाइल यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, कि अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आपको यूज़ करना है तो उसके ऊपर आपको क्या क्या यूज़ करते टाइम आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ते हैं। जैसे आप अगर बाइक लोगे तो उसके साथ आपको एक यूज़र मैनुअल आता है और उस पर लिखा होता है कि कितने दिनों के बाद आपको ऑयल चेंज करना है, कितने बाद ब्रेक फ्लूइड चेंज करना है, ये सारी चीज़ें आती है। तो वैसे ही है कि पहला जो पॉइंट है उनका बोलने का मतलब कुछ इस तरह से है कि हाईली फिनिश सरफेस शुड नॉट बी टच बाय हैंड, बिकॉज द कैसा रहता है कि कंसिडर कर लो अभी मेरे बेयर हैंड्स है उसके, ये और इंस्ट्रूमेंट है, मैंने क्या किया, इंस्ट्रूमेंट का जो हाईली फिनिश पार्ट है मैंने उसको अगर उसको टच किया तो मेरे यहाँ पे जो कुछ भी ह्यूमिडिटी या कुछ भी वाटर पार्टिकल्स रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो पार्ट को अदर हो जाएंगे, और फिर मैंने बाद में वो इंस्ट्रूमेंट अगर रख दिया तो इंस्ट्रूमेंट के क्या हो जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट करोड़ हो जाता है और उसके बाद आपके रीडिंग्स अच्छे नहीं आते हैं। Also, the temperature of body may affect the dimension of the precision instrument। अगर आप प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट को ऐसे बेयर हैंड से, उसको मतलब ओपन हैंड से उसको आप अगर टच कर रहे हो तो आपका जो कुछ टेम्परेचर रहेगा वो क्या होगा, इंस्ट्रूमेंट में ट्रांसफ़र होगा और आपकी एक्यूरेसी नहीं आएगी। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, बेस्ट एग्जांपल, कि स्लिप गेज का मैंने आपको बॉस दिखाया था इंट्रोडक्शन के लेक्चर में। तो स्लिप गेज का क्या रहता है, अगर स्लिप गेज आप कैलिब्रेट कर रहे हो कि स्लिप गेज का कैलिब्रेशन चल रहा है तो क्या रहता है मालूम है क्या, स्लिप गेज को आपको पकड़ने के लिए आप उसको सिरेमिक का जो स्लिप गेज रहते हैं उसको हाथ से नहीं पकड़ सकते, उसके लिए एक उसको एक ये रहेगी, उसको पकड़ रहेगी, वो पकड़ से क्या करते हैं, उसको ऐसे पकड़ते हैं, फिर उसको एक जॉ रहता है वो जॉ के बीच में रखते हैं और फिर उसका मेजरमेंट लेते हैं। वो मेजर लेते, कंसिडर कर लो ये मेरी स्लिप गेज है, मैंने जॉ में फिट की है, तो मैं उसको ऐसे मेरा ये जो डिस्टेंस है उसको मैं ऐसे नहीं रख सकता। तो वहाँ पे क्या रहता है, एक ग्लास रहता है, वहाँ पे एक ग्लास रहता है। वो ग्लास क्यों रहता है, क्योंकि अगर मेरी जो सांसें चल रही है उसके ऊपर से जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होगा, वहाँ पे जाएगा और उसका जो रीडिंग है उसको हैम्पर करेगा। इसलिए ये
स्लिप गेज और आपके बीच में क्या रहता है, एक ग्लास रहता है। मतलब सोचो इतना एक्यूरेट रहता है। और उसके साथ ही वो बंदा जहाँ पे स्लिप गेज का कैलिब्रेशन कर रहा है उसके ऊपर ही एसी का डक्ट रहता है। मतलब वहाँ से बराबर एसी यहाँ पे नीचे आता है। सोचो इतना प्रिसाइज काम चलता है अपने मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में। बिफोर द यूजिंग द इंस्ट्रूमेंट, वॉश द हैंड्स थ्रूली एंड कोट देम विथ अ थिन फिल्म ऑफ प्योर पेट्रोलियम जेली। अगर आप हाथ से काम कर रहे हो इसके इंस्ट्रूमेंट के ऊपर, तो पहले इंस्ट्रूमेंट को, आपके हाथ को पूरे अच्छे तरह से साफ़ कर लो और फिर आपके हाथ को पेट्रोलियम जेली से लगाने के बाद ही इंस्ट्रूमेंट को हाथ लगाओ। Very precise equipments like slip gauges are allowed to be handled only by use of पीस ऑफ लेदर। एक पर्टिकुलर टाइप का लेदर होता है कि अगर आप स्लिप गेज को हैंडल कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ता है, हाथ से नहीं हैंडल करना है, वो लेदर का पेपर लेके उसको हैंडल करना है। When the equipment is not in use, it should be protected from atmospheric corrosion. For this purpose, highly finished surfaces are first wiped with a solvent to remove any finger marks, then coated with a mixture of heated petroleum jelly and पेट्रोलियम। अगर आपके इंस्ट्रूमेंट अभी काम में नहीं आने वाले तो उसको क्या करना है, आपको एक पेपर से उसको पूरा क्लीन करना है जो आपके हाथ लगे वाले थे वहाँ पे। उसके बाद उसको पेट्रोलियम जेली का क्या करना है, उसके ऊपर आपको एक कवर चढ़ाना है। As the standard temperature of measurement is 20 degrees Celsius, for every precise measurement, the instrument and the workpiece should be allowed to attain this temperature before use. अभी इसका भी मैं आपके पास एक एग्जांपल देता हूँ कि आपका एक कंसिडर करो, आपका एक पार्ट है, आप यहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चर करते हो और फिर वो पार्ट कहाँ जाता है, यहाँ से यूएस जाता है। तो यूएस का टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर कितना रहेगा, 5 डिग्री 10 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और जहाँ पे पार्ट मैन्युफैक्चर किया वहाँ का टेम्परेचर कितना रहेगा, कंसिडर कर लो 40 डिग्री सेल्सियस है। मैंने यहाँ पे पार्ट मैन्युफैक्चर किया और 40 डिग्री सेल्सियस पे उसको मैंने चेक किया, तो क्या होगा, वो मेरे को यहाँ पे रीडिंग वो बराबर दिखाएगा। उसके बाद अगर वो इंस्ट्रूमेंट यहाँ, वो जो पार्ट है यहाँ से यूएस गया, फिर उन्होंने वहाँ पे रीडिंग लिया, तो क्या हो जाएगा, वो यहाँ पे उसका एक्सपांशन हुआ था वो पार्ट का, वहाँ पे जाके क्या होगा, उसका कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और आपकी रीडिंग क्या हो जाएगी, कम दिखाएगा। तो इसके लिए अगर इंडिया में आप पार्ट मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो 40 डिग्री सेल्सियस का जो मैन्युफैक्चर्ड पार्ट है उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 20 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में कुछ टाइम के लिए रिटेन करना पड़ेगा। फिर उसका टेम्परेचर अगर 20 डिग्री सेल्सियस आता है तो, और उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट 20 डिग्री सेल्सियस में है तो उसको क्या करना पड़ता है, उसके साथ मेजर करना पड़ता है। फिर ही यहाँ का रीडिंग और वो जॉब यूएस में जाने के बाद का जो रीडिंग है वो सेम आएगा। ठीक है। ब्रशिंग इज़ नॉट रिकमेंडेड। ब्रशिंग मतलब क्या, उसको आप कुछ इमरी पेपर ले रहे हो या कुछ ले रहे हो और उसको ऐसे घिस रहे हो, ये अलाउड नहीं है। इतने ये प्रिकॉशंस थे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।